अब आगे। सरिता जी आगे बोली, मुझे पता मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही, पर मैंने कई साल तुम्हारे जैसे ही सोचते हुए जिया। और उसका परिणाम तुम सबने देखा है। हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते गए। मुझे भी लगा था सब कुछ इग्नोर कर दूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तो मेरी बेटी और मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। पर सब कुछ उल्टा ही हुआ। मैं जितना चुप रही उन्होंने मुझे दबाया, और जिसके लिए मैं चुप थी उसका तो इन सब ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। इतने साल कैसे हमने एक एक दिन कटा है वो सिर्फ हमें पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चुप होने से वो सब अब तक शांत थे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ढाल बन खड़ा था, और उसके सामने खड़े होना तो दूर, एक पल टिकाना भी उनके लिए मुश्किल था। इसलिए वो चुप थे। उन्हें पता था अगर वो कुछ भी करेंगे उसका डबल उन्हें मिलेगा। इसलिए कोई भी आगे नहीं आता था। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अगर अब तुमने कुछ भी रोकने की जिद की तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा, और उस वक्त पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी होगा। राधिका जी आंखों में आंसुओं को लिए सरिता जी को देखती है और बोली, अगर उसे कुछ हो गया तो? सरिता उन्हें गाले से लगा लेती है और बोली, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तरह गलत से लड़ना जानता है, तो अपने पापा को तरह अपने दुश्मनों को उनकी सही जगह भी दिखाना अच्छे से जानता है। इसलिए ये बुरे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हम सब उसके साथ है, उसे कुछ भी नहीं होगा। राधिका जी कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ हर्षिता कमरे के बाहर रुक खुद को ठीक करती है, और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाते हुए जैसे अंदर जाने के लिए बढ़ती है। तभी सिया बोली, वही रुक जाए। सिया की आवाज सुन हर्षिता के चेहरे से मुस्कान चली जाती है, और वो पीछे मुड़ कर देती है। सिया गुस्से से उसके पास आती है, और उसके सामने खड़ी होती है। एक नजर ट्रे को देखती है और हर्षिता को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रही है? मैंने आपको कहा था मेरे पति से दूर रहिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? सिया की बातों को सुन हर्षिता टेढ़ा मुस्कुरा देती है और बोली, चलो आज बात सीधे सीधे करते हैं। और लगता है तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ। अगर एक बार मुझे कुछ पसंद आ जाए मैं उसे किसी भी हालात में लेकर रहती हूँ। जी भरने में भले मैं उसे फेंक ही क्यों ना दूं। और इस वक्त मुझे तेरा पति पसंद आ गया है। कुछ वक्त के लिए ही तू उसे मुझे दे दे। हर्षिता की बातों को सुन सिया गुस्से से अपनी मुट्ठी बंध लेती है और बोली, लिमिट क्रॉस मत करिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप क्या है और क्या थी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अगली बार ऐसी घाटिया बात मेरे कुशाग्र जी के लिए बोलना तो दूर अपने घाटिया दिमाग में लाई भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात तो अपने सच कर दी, खून अपना रंग जरूर दिखता है। आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, जैसे उन्होंने बड़े पापा की पहली पत्नी को निकलवा कर उनकी जगह ली थी, उसी तरह आप भी। सिया इतना बोली थी, तभी हर्षिता गुस्से में बोली, सिया। सिया हर्षिता को देखते हुए बोली, सच हमेशा कड़वा होता है। सबको चुप करवाने से सच बदल नहीं जाएगा। आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं है? तो आप गलत है, मुझे सब कुछ बहुत पहले से पता है। ये भी पता है हर्षित भाई बड़े पापा के पहली पत्नी के बेटे हैं, ना कि बड़ी माँ के। उन्होंने सिर्फ उन्हें पला है, और इनसे भी सच छुपाया गया। ये सब सभी को पता है, पर बड़े पापा के डर की वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था। हर्षिता सिया को देखते हुए बोली, आज नहीं तो कल सच सामने आना था, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी पापा को उस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एक बात, ये सब पुरानी बातें हैं, क्यों ना अभी की बातें करते हैं। हर्षिता की बातों को सुन सुन सिया उसे घूर कर देखती है। हर्षिता टेढ़ा मुस्कुरा देती है और बोली, मुझे तो तुम्हारे पति पर बहुत इंटरेस्ट है, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे तुम में रति भर भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसलिए बार बार मुझे ऐसी धमकी देकर उससे दूर करती हो। वैसे एक बात बताओ, उसने कभी तुम्हें अपना हाथ भी पकड़ने दिया है? तुम दोनों सच में पति पत्नी हो ना, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ रहते हो? तुम मुझे सच बता सकती हो? इतना बोल सिया को देख हंसने लगाती है। सिया हर्षिता को देखते हुए बोली, हम आपकी तरह बेशर्म नहीं है, जो लोगों दिखाते घूमे। हमें अपने से बड़ों की कद्र है। और दूसरी बात, हम दोनों का रिश्ता आपके 2 दिन के रिलेशन की तरह नहीं जो पसंद से साथ बदल जाता है। हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में हैं जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए अपनी घाटिया सोच अपने तक ही रखिए। इतना बोल हर्षिता के हाथ से ट्रे ले लेती है और बोली, आखिरी गलत समझाकर छोड़ रही हूँ। अगली बार ऐसा कुछ मत करिएगा कि मैं अपनी हद भूलकर आपको आपकी हद याद दिला दूं। भगवान से दुआ करिएगा वो दिन कभी ना आए। अगर आया तो यकीन मानिए दीदी, उस दिन 2 चीज होंगी, आप सुधार जाएंगे या फिर पूरी तरह से बिखर जाएंगी, ताकि अगली बार मेरे सामने खड़े होने और मेरे कुशाग्र जी को देखने के विचार से आपकी रूह कांप जाएगी। हर्षिता जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सिया उसे इग्नोर कर अंदर जाती है, तो देखती है कुशाग्र चेयर में बैठा, लैपटॉप पर फाइल देखते हुए, कानों पर बड्स लगाकर फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा था।
उसकी बिजनेस मीटिंग चल रही थी। हर्षिता गेट पर खड़े अंदर देखती है। उसे कुशाग्र की पीठ दिख रही थी। वो बालकनी को चेयर में बैठा था। सिया कुशाग्र के पास जाती है और बोली, आपकी कॉफी। कुशाग्र अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, टेबल पर रख दो। वो एक नजर उठाकर सिया को नहीं देखता है। सिया कॉफी टेबल पर रख देती है और घूरकर कुशाग्र को देखती है और जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसकी नजर हर्षिता पर जाती है, जो उन्हीं दोनों को देख रही थी। सिया हर्षिता को देख मुस्कुरा देती है और कुशाग्र के एक हाथ को पकड़ लैपटॉप से हटती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और उसे घुरकर देखता है। सिया का तो पूरा ध्यान हर्षिता पर था। वही हर्षिता अच्छे से समझ जाती है सिया क्या कर रही है। कुशाग्र अपनी धीमी आवाज में बोला, तुम क्या कर रही हो? उठो, मेरी मीटिंग चल रही है। इतना बोला ही था। सिया उसके होठों पर अपनी उंगली रख देखती है और कुशाग्र की आंखों में देखती है। कुशाग्र को कुछ भी समझा नहीं आ रहा था कि सिया ये सब क्यों कर रही है। सिया अपने हाथ को कुशाग्र की गर्दन पर ले जाती है और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगाती है। सिया 2 बटन खोलती है। तभी कुशाग्र उसका हाथ पकड़ लेता है और बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और कुशाग्र के हाथ को पकड़कर अपनी कमर में रखती है और अपने होठों को कुशाग्र की गर्दन में रख किस करने लगती है। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कानों में उधार से आवाज आई, हेलो सर, हेलो सर। उस आवाज को सुन कुशाग्र अपने सेंस में आता है और अपनी आंखें खोलते हुए बोला, यस आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वही सिया का एक हाथ कुशाग्र की शर्ट के अंदर उसकी चेस्ट पर चलता है तो दूसरा उसके बालों पर धीरे धीरे चल रहे थे। सिया एकटक हर्षिता को देख रही थी और अपने सर को ऊपर करती है और कुशाग्र के माथे को चूमती है। फिर गालों को कुशाग्र रोकना चाहता था पर वो नहीं रोकता है और एकटक सिया को देख रहा था। सिया धीरे धीरे उसके होठों के पास अपने होठों को ले जाती है और उसके होठों पर अपने होठों को रख चूमने लगाती है। कुशाग्र के कानों में उधार से आवाज आ रही थी, हेलो सर। कुशाग्र अपने कान से बड्स निकाल देता है और सिया की कमर को पकड़ उसे अपने पास करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा कभी कभी होता है। सिया खुद से उसके पास आती है और ये मौका कुशाग्र छोड़ दे, ऐसा कभी हो ही नहीं हो सकता है। सिया एक नजर हर्षिता को देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों सब कुछ भूल एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुशाग्र की उंगलियां सिया की कमर पर धीरे धीरे चल रही थी जिससे सिया कुशाग्र की बाहों में सिमट गई थी। हर्षिता दोनों को देखती है और गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है और अपनी जलती नजरों से उन्हें देख रही थी। वही कुशाग्र तो अब पूरी तरह से सिया में खो ही गया था। वही एक लॉन्ग डिप पैशनेट किस से सिया को सांस लेने में दिक्कत होती है। कुशाग्र सिया के होठों को छोड़ देखता है। सिया गहरी गहरी सांसें लेती है और उसके कंधे पर अपने चिन को रख देती है। वही कुशाग्र सिया की ब्लाउज की नॉट को खोल एक कंधे से नीचे कर अपने होठों को रख चूमने लगता है। सिया अपनी आंखें खोलती है और अपने होठों को कुशाग्र के गर्दन में रख चूमते हुए हर्षिता को देखती है और मुस्कुरा देती है। वही सिया को मुस्कुराते देख हर्षिता चिढ़कर वहां से चली जाती है। हर्षिता के जाते ही सिया के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। इस सब वो भूल ही गई थी कि उसने इनडायरेक्टली कुशाग्र को इनवाइट कर दिया है और अब कुशाग्र उसे छोड़ने वाला नहीं है। सिया कुशाग्र से दूर होने की कोशिश करती है और कुशाग्र की पकड़ उसकी कमर पर और काश जाती है और वो सिया को अपने पास कर उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है जिससे सिया के मुंह से दर्द भरी आह निकाल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना तो जान गई थी, अब कुशाग्र को रोकना मुश्किल है। सिया अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में बोली, गेट खुला हुआ है। कुशाग्र उसके कलर बोन में किस करते हुए बोला, रहने दो। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और एक नजर सिया को देखता है। सिया शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र उसे बेड पर लेटा देखता है और उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा देता है और उसकी गर्दन को चूमने लगता है। सिया अपनी सांसों को काबू करते हुए धीरे से बोली, गेट बंद कर दीजिए, कोई आ जाएगा प्लीज। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर कर सिया की आंखों को देखता है। सिया नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र उसके होठों पर लाइट किस करता है और बोला, अभी आया। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र उठकर खड़ा होता है और गेट की तरफ बढ़ जाता है। सिया कुशाग्र को देख रही थी। वही कुशाग्र गेट बंद कर सिया को देखता है और उसके पास आते हुए सिया को देखता है और अपनी शर्ट की बाकी बटन को उतार वही साइड पर रख देता है और सिया के करीब जाते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगता है। सिया अपने हाथ की उंगलियों को उसकी पीठ पर चलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उनके कमरे का गेट नॉक होता है जिसकी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोलती है और घबराए आवाज में कुशाग्र को देखते हुए बोली, कोई आया है। कुशाग्र सिया की बातों को इग्नोर कर देता है
गेट दूसरी बार नॉक होता है। सिया कुशाग्र के कंधे को पकड़ दूर करते हुए बोली, कोई गेट नॉक कर रहा है। कुशाग्र अपने सर को ऊपर कर सिया को देखता है। सिया कुशाग्र को देख समझ गई थी, वो गुस्से में था। सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, शहद जरूरी हो। कुशाग्र सिया को छोड़ खड़ा होता है और अपनी शर्ट को उठाकर बाथरूम चला जाता है। रही सिया खड़ी होती है और अपने कपड़ों को सही करती है और एक नजर खुद को शीशे में देखती है। गाले में बाइट के निशान को देख छुपाते हुए बोली, नाराज मैं हूं और नखरे ये दिखा रहे हैं। इतना बोल जाकर गेट को खोलती है। सामान्य 16 साल की लड़की खड़ी थी, जिसने सिंपल सा सूट पहने हुआ था। बालों की एक साइड छोटी, दिखने में सिंपल पर बहुत प्यारी थी, जिसे देख सिया मुस्कुराते हुए बोली, स्वाति तुम। अपना नाम सुन लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सिया दी मैंने आपको बहुत याद किया। इतना बोल सिया के गाले लग जाती है। सिया भी मुस्कुराते हुए उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे रहती हैं। सिया स्वाति से दूर होते हुए बोली, तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, हमें सरिता काकी ने फोन करके बताया था, इसलिए आपसे मिलाने हम सब आए हैं। चलिए नीचे, सभी आपका वेट कर रहे हैं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची चलो चलते हैं। इतना बोल दोनों वहां से नीचे आती है। वहां कुशा पहले से सरिता जी के पास खड़ी सभी को देख रही थी। सिया एक नजर सभी को देखती है। वहां 2 और 16 साल की लड़कियां और उनके साथ 10 से 12 साल के 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, जो सिया को देख खुश होते हुए और दौड़ते हुए उसके पास आकर गाले लग जाते हैं। सिया सभी को पकड़ती है। उन सभी को देख कुशा बोली, ये सब कौन है और सिया को देख इतना खुश क्यों हो रहे हैं? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, इन सभी को सिया पढ़ता करती थी और धीरे धीरे सभी एक साथ काफी वक्त बिताते थे, इसलिए ये सब सिया को अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार करते हैं और उसके यहाँ आने को सुन दौड़ते हुए उससे मिलाने को आ गए। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। सभी सिया को देख नाराज होते हुए बोले, दीदी मैं आपसे गुस्सा हुआ, हमें बिना बताए छोड़कर चली गई और फिर हमसे मिलाने भी नहीं। उनकी बातों को सुन सिया अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी, ये सब अचानक हुआ इसलिए बता नहीं पाए। अपनी दीदी की पहली गलती समझकर माफ कर दो। सिया की बातों को सुन उनमें से एक लड़की बोली, दीदी आप कान मत पकड़ो, हमने आपको माफ किए। उस लड़की की बातों को सुन सिया उसे गोद में उठा लेती है और बोली, तो चलो बैठकर बातें करते हैं। सभी एक साथ बोले, हाँ ठीक है। इतना बोल सिया और बाकी सब वही सोफे में बैठ जाते हैं। सरिता जी बोली, तुम सब बैठो, मैं कुछ खाने को लगाती है। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। वही कुशा बोली, मैं आपकी मदद करती हूँ। इतना बोल जाने लगाती है, तभी सिया बोली, कुशा यहाँ आओ। सिया की आवाज सुन कुशा रुक जाती है और उन सबको देखती है, फिर सिया को देखती है और बाकी सबको देखने लगाती। सिया खड़ी होती है और कुशा के पास आती और बाकी सबको देखते हुए बोली, इनसे मिलो, ये कुशा दीदी है। कुशा सभी को देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलती है और बोली, हाय। सभी कुशा को देखकर अपना हाथ हिला देते हैं। सिया कुशा को देखते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें इनसे मिलती हूँ। ये स्वाति, सुधा और संध्या है, ये तीनों 12th में है। 10th मैंने इन्हें ट्यूशन पढ़ाया था और इन सब को भी। इतना बोल छोटी छोटी लड़कियों को देखते हुए बोली, ये वंदना है बहुत शांत और ऋतु जिसे पढ़ाई के अलावा किसी से मतलब नहीं है, और ये सबसे नटखट मिनी है जो सबको बहुत परेशान करती है, और ये हमारे 2 बाहुबली अंशु और आंसू है। दोनों जुड़वा है, इसलिए हमेशा साथ रहते हैं। दोनों की शक्ल अलग है पर हरकतें और पसंद बिल्कुल एक जैसी है। ये सब सुन कुशा उन्हें देख मुस्कुरा देती है। क्यों इस वक्त दोनों ने कपड़े भी एक जैसे ही पहने थे। सिया वंदना और ऋतु को देखते हुए बोली, ये दोनों 6th क्लास में है, वही मिनी, अंशु और आंसू अभी 5th क्लास में है। ये सब मेरे पास आते थे, मैं खुद पढ़ती थी और इन्हें पढ़ती भी थी। इस तरह हम सब साथ में बहुत मस्ती करते थे। सिया के चेहरे की मुस्कान को देख कुशा मुस्कुरा देती है और सभी को देखते हुए बोली, अगर आप सब चाहे तो मैं आपकी नई दोस्त बन सकती हूँ। क्यों मेरे पास सिया के अलावा दोस्त ही नहीं है। कुशा की बातों को सुन सभी देख दूसरे को देखते हैं, फिर एक नजर सिया को देखते हैं। सिया उन्हें देख मुस्कुरा देती है। सभी कुशा को देखते हुए अंशु ने कहा, ओके हम आपको अपना दोस्त बनाते हैं। कुशा मुस्कुराते हुए अंशु के गाल को पकड़ लेती है और बोली, थैंक यू। सभी मुस्कुराने लगते हैं और अब सभी बातें करने लगते हैं। तभी संध्या सिया को देखते हुए बोली, सिया दीदी हमारे जीजू कहाँ है? आपने हमें उनसे मिलाया ही नहीं। संध्या की बातों को सुन सिया कुशा को देखती है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, आपके जीजू मेरे भाई है, आपको उनसे मिलना है। सभी एक साथ बोले, हाँ। कुशा बोली, ओके मैं अभी बुला कर लाती हूँ। इतना बोली ही थी कि तभी सक्षम और कुशाग्र साथ में नीचे आते हैं। कुशा उन्हें देखते हुए बोली, वो रहे आपके जीजू। सभी मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, पर सक्षम और कुशाग्र को साथ में देख कंफ्यूज हो जाते हैं। वही इतने लोगों को हॉल में देख सक्षम और कुशाग्र सिया और कुशा को देखते हैं। फिर उन सभी को अपनी तरफ घूरते देख उन्हें अजीब लगता है।
वही मिनी चलकर कुशाग्र और सक्षम के पास आती है और अपने छोटे छोटे हाथ को कमर में रखते हुए बोली, सिया दी, इन दोनों में से हमारे जीजू कौन है जो हमें बिना बताया आपको अपने साथ ले गए? मुझे उन्हें डटना है। मिनी की बातों को सुन सक्षम और कुशाग्र एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिनी को देखते हैं। वही सिया मिनी की बातों को सुन उसके पास जाने लगती है, तभी कुशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, अभी रहने दो और एंजॉय करो। सिया धीरे से बोली, पर कुशा उसे आंख दिखती है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। वही मिनी कुशाग्र और सक्षम को देखते हुए बोली, दिखाने में आप दोनों ही अच्छे हैं, पर अच्छे दिखने से क्या होता है? हमारा रामू दिखने में बहुत सुंदर है, पर लोगों को बहुत मारता है, इसलिए कोई भी उसे प्यार नहीं करता है। मिनी की बातों को सुन कुशा बोली, मिनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये बताने में कि मेरे भाई और आपके जीजू कौन है। कुशा की बातों को सुन मिनी कुशा को देखती है। कुशा मिनी के पास आती है और नीचे झुकते हुए मिनी के काम में बोली, ये व्हाइट शर्ट वाले जो खड़े हैं वही तुम्हारे जीजू है। वही सभी कुशा और मिनी को देख रहे थे। वही कुशाग्र ये सब देखते हुए बोला, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग? इतना बोला ही था, तभी मिनी अपने छोटे छोटे हाथ अपनी कमर में रख घूर कुशाग्र को देखते हुए बोली, तो आप है हमारे जीजू और आपको पता है हम कौन है? कुशाग्र एक नजर मिनी को देखता है और फिर सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी मिनी बोली, सिया दीदी को देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखने लगता है। मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिनी नाम मेरा। सिया दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उनसे, इसलिए हम सब आपकी साली है और आप हमारे जीजा जी है और मैं आपसे बहुत गुस्सा भी हूँ, क्यों आप मेरी दीदी को मुझे और हम सबको बिना बताए ले गए? इतना बोल कुशाग्र को घूर कर देखती है। कुशाग्र भी मिनी को घूर कर देख रहा था। कुशाग्र के ऐसे मिनी को देखने से सिया को डर लग रहा था। अगर कुशाग्र ने मिनी को डांट दिया तो मिनी के साथ साथ सभी उसे डर जाएंगे और सिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मिनी कुशाग्र के हाथ को पकड़ उसे नीचे बैठने का इशारा करती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है जो घबराई खड़ी थी। मिनी तेज से बोली, नीचे बैठिए। मिनी की आवाज सुन सिया और सक्षम शॉक्ड थे। वही कुशा तो फूल मजे ले रही थी। वही दूर खड़ी राधिका जी भी उन्हें देख रही थी। कुशाग्र अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। मिनी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको हमारे 3 सवाल के जवाब देने होंगे। अगर आपने गलत कहा तो आपको सजा मिलेगी। कुशाग्र मिनी को देखते हुए बोला, ओह रियली, तो ठीक है, अपने सवाल अच्छे से तैयार कर लो लिटिल गर्ल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मिनी मुस्कुराते हुए सिया और बाकी सबको देखती है। वही कुशा को कुछ समझा नहीं आ रहा था कि मिनी क्या करने वाली है। मिनी बोली, खड़े हो जाए। कुशाग्र खड़ा होता है। मिनी उसके हाथ को पकड़ सोफे के पास ले जाती है और बोली, बैठ जाए। कुशाग्र एक नजर सभी को देखता है। सब उसी को देख रहे थे। स्वाति मिनी को देखते हुए बोली, मिनी वो हमारे जीजू है, हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, इसलिए ये सब छोड़ो। मिनी बोली, नहीं स्वाति दी, हमें देखना होगा हमारी सिया दी जिनके साथ वो कैसे है। अच्छे तो है ना? आपको याद है ना माँ हमेशा बोलती थी, बिना जाने हमें किसी से कुछ ना लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इतना बोल कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र मिनी को देखते हुए बोला, तुम अपनी हाइट से ज्यादा बोलती हो। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, और आप अपनी हाइट से कम बोलते हैं। मिनी की बातों को सुन कुशा अपने मुंह में हाथ रख हंसने लगाती है। सक्षम और सिया उसे घूरकर देखते हैं। कुशा खुद को शांत करते हुए धीरे से बोली, पहली बार कोई भाई को क्लास लगा रहा है, वरना भाई से ऐसे बात तो माँ भी नहीं करती है। मिनी की तो मैं फैन बन गई। सिया और सक्षम कुशा को देखते हुए बोले, वो तुम्हारे भाई है? कुशा अपनी हंसी को रोते हुए बोली, ओह रियली, कोई ना, ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी तो ये सीन एंजॉय करते हैं। इतना बोल मिनी को देखते हुए बोली, ये सब तो ठीक है, पर गलत जवाब में सजा कौन सी होगी? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूर कर देखता है। कुशाग्र के घूरने से कुशा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ रही थी और कुछ भी नहीं, आप दोनों कंटिन्यू करिए। इतना बोल चुप हो जाती है। मिनी सिया के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ लाती है और कुशाग्र के पास बैठते हुए बोली, दी आप बताइएगा, जीजू सही बोल रहे हैं या नहीं? कुशाग्र सिया को देखता है। वही सिया एक नजर सभी को देखती है और कुशाग्र को देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, मेरी सिया दी हम सबको ट्यूशन पढ़ाती थी और खुद भी पढ़ती थी और बहुत होशियार है, तो आप बताइए आपको पढ़ना आता है और आप भी मेरी सिया दी की तरह होशियार है। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और मिनी को देखते हुए बोला, आई एम ए प्रोफेसर, बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई एंड आई एम ए टॉपर ऑफ था यूनिवर्सिटी। कुशाग्र एटीट्यूड से बोलता है। मिनी उसकी बातों को सुन पाउट बताने हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझा ही नहीं आ रहा है। इतना बोल अंशु और आंसू को देखते हुए बोली, तुम दोनों को समझाया।
दोनों कुशाग्र को देखते हैं, फिर मिनी को देखते हुए ना में सर हिला देते हैं। मिनी बोली, मतलब आपको पढ़ना नहीं आता है और ना आप मेरी दी की तरह होशियार है। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम्हें प्रोफेसर का मतलब पता है? मिनी ना में सर हिला देती है। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और बोला, प्रोफेसर का मतलब। इतना बोला ही था तभी मिनी अपने छोटे से हाथ को आगे करते हुए बोली, मुझे नहीं जाना है। और वैसे भी हमें कुछ भी जानना होगा हम अपनी दी से जान लेंगे। वो हमारी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। उनकी फोटो पेपर में आई थी। इसलिए आप हमें मत पढ़िए। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो इतना तो जान गया था। वो बच्ची उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली है। और अगर उसने कुछ भी बोला तो वो सिया की तारीफ करने लगेगी और इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट। इसलिए कुशाग्र चुप रहना बेहतर समझता है। कुशाग्र को चुप देख कुशा को हंसी आती है। वो कैसे खुद को रोके हुए थी वो खुद जानती थी। मिनी सिया को देखते हुए बोली, दी मैंने सही कहा ना? सिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। वही सिया को हाँ करते देख कुशाग्र उसे घूर कर देखता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं मिनी को समझती हूँ। इतना बोली मिनी। इतना बोली ही थी तभी मिनी बोली, दी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इतना बोल कुशाग्र को देखते हुए बोली, अगर मेरी दी आपसे गुस्सा होती है तो आप क्या करते हैं? मिनी की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, उसे मानता हूं जब तक वो मान नहीं जाती। इतना बोल सिया को देखता है। सिया भी कुशाग्र को देख रही थी। तभी कुशा बोली, भाई झूठ मत बोलिए, सिया तो अभी भी आपसे नाराज है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोला, वो नाराज थी पर अब नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा सिया को देखते हुए बोली, सच में? पर आपने इतना जल्दी सिया को कैसे मनाया? कुशाग्र खड़ा होता है और कुशा को देखते हुए बोला, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें डिटेल से बताता हूँ। कुशाग्र को चिढ़ते देख कुशा बोली, ओके भाई मैं समझा गई, आपको समझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे डिटेल से ज्यादा शॉर्टकट पसंद है। इतना बोल कुशा मुस्कुरा देती है। वही मिनी सिया को देखते हुए बोली, दी जीजू ने ऐसा क्या किया कि आप उनसे नाराज हो? उन्होंने आपको डांटा या फिर? इतना बोल कुशाग्र को घूरती है। कुशाग्र मिनी को देखते हुए बोला, मैंने कहा ना वो नाराज नहीं है। और एक बात, मैंने सिया को नहीं डांटा है। बिना गलती के मैं सिया क्या किसी को नहीं डांटा हूँ। इसलिए ये सवाल तुम्हारा बेकार है। कुशाग्र की बातों को सुन मिनी बोली, मिनी अपनी सिया दी से बात कर रही, इसलिए आप चुप रहिए। आपको किसी ने बताया नहीं जब दो लोग बातें कर रहे हो तो बीच में बोलते नहीं है। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन? मुझे मैनर्स नहीं पता। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, अगर पता है तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं मिनी हूँ और मैं सब जानती हूँ। आप सजा से बचाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है और मिनी को देखते हुए बोला, मैं कुछ भी बोलता हूँ तुम उसका गलत मतलब अच्छे से निकलना जानती हो, बिल्कुल अपनी सिया दीदी की तरह। ये सब आपको सिया ने सिखाया है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को घूर कर देखती है और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? वही कुशा कुशाग्र की हालात को देखते हुए बोली, बेचारे भाई, उनके लिए आगे कुआं तो पीछे खाई है और अभी उन्होंने को बोला है उसके बाद कलेश तो पक्का है। कुशा की बातों को सुन सक्षम ने कहा, सर की हेल्प करने की वजह बेकार के कमेंट पास कर रही हो। कुशा मुस्कुराते हुए सक्षम को देखती है और बोली, आपको क्या लगता है मैं बीच में जाऊंगी और भाई को बचाऊंगी तो मुझे थैंक यू बोलेंगे? नहीं, उल्टा वो मुझे बीच में पढ़ने के लिए डांटेंगे। इसलिए मैं यही ठीक हूँ और मेरी माने तो आप भी यही रहिए। क्यों आजकल आप भी भाई की गुड लिस्ट में सबसे नीचे है? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम बहुत बोलती हो। कुशा अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, सिर्फ आपसे। कुशा की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं इन सबको बेकार की चीजें सिखाती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखता है और बोला, ऐसा मैं तो बस। सिया बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। एक मैं हूं नाराज होने के बाद भी आपकी हेल्प कर रही हूँ और एक आप मुझे ही ये सब बोल रहे हैं। सच कहते हैं लोग भलाई का जमाना ही नहीं है। कुशाग्र खुद को शांत करते हुए बोला, सिया शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं बस मिनी से नॉर्मल बातें कर रहा था। सिया अपनी कमर पर अपने हाथों को रख कुशाग्र को देखते हुए बोली, अच्छा मेरी बुराई आपके लिए नॉर्मल बातें हैं। कुशाग्र अब कुछ भी नहीं बोलता है और सोफे में बैठ जाता है। सिया घुरकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को चुप देखकर बोला, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? सिया बोली, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। इतना बोल जाने लगाती है, तभी रुकती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं अभी भी आपसे बहुत नाराज हूँ और मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। इतना बोल मिनी को देखते हुए बोली, इन्हें जो सजा देनी है तुम सब दे सकते हो। इतना बोल सिया वहां से चली जाती है। कुशाग्र सिया को जाते देखता है और वही सोफे में शांत बैठा था। मिनी और बाकी सब कुशाग्र को देखते हैं।
मिनी कुशाग्र के पास आती है और बोली, जीजू दी आपको भी बिल्कुल वैसे ही डांटती है जैसे वो हमें डांटती है। आप तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाता है और उसके गालों को खींचते हुए बोला, ओह रियली तुम्हारी दीदी तुम्हें भी डांटती है। मिनी प्यारा सा चेहरा बनाकर हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, आपकी दीदी आपको नहीं डांटेंगी, मैं आपको उनसे बचाऊंगा। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, पर कैसे, वो आपसे तो नाराज है ना। कुशाग्र मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, पहले आप मुझे बताओ आपका तीसरा सवाल क्या है। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, सिया दीदी तो चली गई, हमें पता कैसे चलेगा आप सच बोल रहे हैं या झूठ। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ये भी सभी है तो उसके लिए हमें आपकी सिया दीदी को मनाना होगा, और अगर आपको अपने तीसरे सवाल का जवाब चाहिए तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कुशाग्र की बातों को सुन मिनी एक नजर सभी को देखती है और पाउट बनाते हुए बोली, वो कैसे। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, आपको ऊपर जाकर अपनी दीदी कैसे भी मनाकर नीचे लाना होगा, बस। मिनी खुश होते हुए बोली, बस इतना सा काम। कुशाग्र उसके गाल को पकड़ हल्के से हिलाते हुए बोला, हाँ। मिनी खड़ी होती है और बोली, आप यही रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोल दौड़ते हुए ऊपर चली जाती है। कुशाग्र सक्षम को देखता है और बोला, तुम मेरे साथ चलो। इतना बोल दोनों बाहर चले जाते हैं। वही सभी कुशा को देखते हुए बोले, दी जीजू क्या करने वाले हैं। कुशा गेट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता है। इस तरह थोड़ी देर में मिनी सिया का हाथ पकड़कर नीचे आती है। वहां सभी कोई खड़ा सिया और मिनी को देख रहे थे। मिनी इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, जीजू कहाँ गए। सिया सभी को देखते हुए बोली, अब तुम सब स्कूल जाओ, हम शाम को मिलेंगे। इतना बोल ऊपर की तरफ जाने लगाती है। तभी गिटार की आवाज उसे सुनाई देती है। सिया पीछे मुड़कर सभी की तरफ देखती है। सभी सामने लाइन से खड़े थे और सभी एक एक कर अपने हाथ में लिए कागज को सिया के सामने करते हैं, जिसमें एक एक शब्द में लिखा था, SORRYSIYA। सिया सभी को देख रही थी। तभी सभी बीच से हटाते हैं। कुशाग्र सोफे में बैठा गिटार बजाते हुए सिया को देखता है और मिनी को अपनी तरफ बुलाते हुए गाता है, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। पकड़ घुमा देता है और सिया को मिनी की तरफ देखने का इशारा आंखों से करता है और गाता है, दिल ने दिल से ऐसे की मनमानी। सिया नीचे बैठ मिनी के गाल को पकड़ते हुए गाती है, एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। तभी कुशाग्र मिनी को अपनी गोद में उठा लेता है और सबके पास लाते हुए गाता है, वो भी हंसने लगी थी। कुशा बीच में गाती है, वो भी हंसने लगा था। सिया और सक्षम साथ में गाते हैं। दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। कुशाग्र और सभी साथ में गाते हैं, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था। वही दूर खड़ी राधिका जी और सरिता जी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। दोनों दूर से सभी को खुश देख खुश हो रही थी। सरिता जी बोली, हमारे बच्चे बहुत समझदार है, वो सही और गलत का मतलब अच्छे से जानते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त दो उन्हें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी बात प्रॉब्लम्स की तो वो आती जाती रहती है। राधिका जी शांत थी, वो कुछ भी नहीं बोलती है। सॉन्ग बंद होता है। मिनी कुशाग्र की गोद थी। मिनी सिया को देखते हुए बोली, सिया दी जीजू तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मिनी को जीजू पसंद आए। मिनी की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुराते हुए उसके गाल को पकड़ लेता है और बोला, लिटिल गर्ल तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपनी सिया दी तरह। मिनी अपने दोनों गाल में अपने दोनों हाथ को रखते हुए बोली, मेरे बाबा भी बोलते हैं मैं बहुत प्यारी हूँ, और मैं बड़ी होकर सिया दीदी की तरह ही होशियार बनूंगी, फिर मेरा भी नाम पेपर में आएगा। वहां खड़े सभी लोग मिनी की बातों को सुन मुस्कुराने लगते हैं। कुशाग्र एक नजर सभी को देखता है और बोला, हाय मेरा नाम कुशाग्र है, और आप सबका। सभी कुशाग्र को एक एक कर अपना नाम बताते हैं। सरिता आती है और बोली, बच्चों तुम्हें स्कूल भी जाना है या नहीं। तभी संध्या बोली, जाना है काकी, हम तो निकलने ही वाले हैं। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, जीजू आप हमरे घर आएगा, हम सब आपको अपने रामू, शामू, लाली और मुनमुन से आपको मिलाएंगे। इतने सारे नाम सुन कुशाग्र मिनी को देखते हुए बोला, ये सब भी आपके साथ पढ़ते हैं। मिनी हंसाते हुए बोली, जीजू वो सब पढ़ते नहीं है, वो सब तो मेरे दोस्त है। रामू हमारा बैल है, शामू मेरा छोटा सा बछड़ा है, और लाली उसकी माँ। मुनमुन अभी नई नई बाबा खरीद कर लाए हैं। कुशाग्र कुछ भी नहीं नहीं बोलता है। वही स्वाति बोली, मिनी अब चलो। मिनी कुशाग्र को देखते हुए बोली, जीजू हमारी तरह आपके पास कोई नहीं है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलता तभी सिया बोली, है ना इनके पास शेर, सब गाय भैंस पलते हैं और पलते हैं शेर। सिया की बातों को सुन सभी एक साथ बोले, शेर। वही कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया सभी के हैरान चेहरे को देखते हुए बोली, शेर नहीं, शहर में ये सब कहाँ होता है, कोई के पास ही ये सब होते हैं, मैं ये बोल रही थी।
सरिता जी सिया के सर पर धीरे से मरते हुए बोली, पागल लड़की, कुछ भी बोलती हो। सिया मुंह बनाते हुए बोली, माँ। मिनी बोली, जीजू नीचे उतारिए, मिनी को स्कूल जाना है। कुशाग्र मिनी को नीचे उतार देता है। मिनी बोली, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल जाने लगाती है। तभी कुशाग्र ने कहा, लिटिल गर्ल, आपका तीसरा सवाल तो अभी बचा है। मिनी थोड़ा सोचती है और बोली, कोई बात नहीं मिनी, आपसे बाद में पूछ लेगी, अभी मिनी के पास टाइम नहीं है ना। कुशाग्र मुस्कुराते हुए बोला, ओके, ये सवाल आपका उधार रहा। मिनी हमें सर हिला देती है। सभी उन्हें बाय बोल जाने लगते हैं। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला रोते हुए आती है और बोली, सरिता बहू, सरिता बहू। उस आवाज को सुन सुन सभी बाहर आते हैं। वो औरत सरिता को देख रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लो, वरना वो दूसरे गांव के उसे मार देंगे। उसकी बातों को सुन सरिता जी उन्हें शांत कराते हुए बोली, सुमन काकी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। सुमन काकी अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, मेरे बेटे विनोद ने दूसरी गांव की लड़की से मंदिर में शादी कर ली। अब दोनों गांव के लोग उसे मारना चाहता है। दोनों को बांध कर यहीं ला रहे हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लो। वो बच्चा है, नादानी में गलती कर बैठा। तुम गांव वालों को समझोगी, वो जरूर समझेंगे। उनको ऐसे रोते देख सरिता जी बोली, आप शांत हो जाए, मैं देखती हूँ। तभी वहां लोगों की तेज आवाज सुनाई देती है। काफी भीड़ में लोग आ रहे थे। दो लड़के और लड़की को रस्सी से बांधकर खींचते हुए ला रहे थे। सभी ये मंजर देख शॉक्ड थे। वही सरबजीत और हेमलता, हर्षिता और शैली भी बाहर आ जाते हैं। हेमलता जी ये सब देख मुस्कुराते हुए बोली, अब पता चलेगा सरपंच बनाना किसे कहते हैं। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर, अब देखना ये गांव वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हेमलता की बातों को सुन सरिता जी कुछ भी नहीं बोलती है। वही कुशाग्र घूरकर उन्हें देखता है। सरिता कुशाग्र को शांत रहने का इशारा करती है। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया सरिता जी को देखते हुए बोली, माँ अब आप क्या करेगी। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, जो हो रहा है उसे सही करने की कोशिश। इतना बोल सरिता जी आगे आती है और उन सभी को देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है। सरिता जी की आवाज सुन गांव का एक आदमी आगे आता है और गुस्से में बोला, इन सब को वजह तुम हो। बराबरी बर्बरी कर रही थी ना। देखो आज इस लड़के ने दूसरे गांव की लड़की को उठा लाया, वो भी अपनी से ऊंची जाति की, और अब इसके परिवार वाले हमें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसकी वजह से कई सालों पहले शांत हुई लड़ाई एक बार फिर से होने वाली है। सब कुछ ठीक हो रहा था, पर इन दोनों ने सब कुछ बिगड़ दिया। इतना बोल अपने हाथ में ली हुई लकड़ी को लड़के की पीठ पर मारता है, जिससे वो दर्द में तड़पते हुए नीचे में बैठ जाता है। ये सब मंजर देख सिया डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही सुमन काकी जमीन में बैठ जाती है और हाथ को जोड़ते हुए बोली, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई है। तभी दूसरा आदमी आगे आता है और बोला, इसकी गलती की एक सजा है, वो है मौत दोनों की, ताकि कोई आगे से ये सब करने से पहले 100 बात सोचे। उनकी बातों को सुन सुमन काकी जोर जोर से रोने लगाती है। सरिता जैसे कुछ बोलती, तभी वहां 3-4 गाड़ी आती है। सभी की नजरें वही होती हैं। गाड़ी से 4-4 आदमी पहले उतरते हैं, फिर एक 40 साल का आदमी गाड़ी से बाहर आता है। उसे देख सभी किनारे हो जाते हैं। वो सभी को देखते हुए आगे आता है और एक नजर लड़की को देखते हुए बोला, मुंह काला करते वक्त शर्म नहीं आई। उस आदमी की बातों को सुन लड़की रोते हुए बोली, चाचा जी, हमें बचा लीजिए। वो आदमी हंसाते हुए बोला, मैं तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि उस गांव का सरपंच बनकर आया हूं, और तुम्हें बचाने नहीं बल्कि सजा देने। ये सब सुन लड़की रोने लगाती है। वही वो आदमी आगे आता है और सरिता जी को देख अपने हाथ को जोड़ते हुए बोला, भीमराव नाम है हमारा, हम आपके लिए एक सुझाव लाए हैं। ये लड़का हमें दे दीजिए और आपको लड़की के साथ जो करना है कर सकती है, और यही से हमारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। भीमराव की बातों को सुन सरिता जी बोली, पर ये लड़का तो हमारे गांव का है, आप उसे ले जाकर क्या करेंगे। भीमराव गुस्से से लड़के को देखते हुए बोले, चौराहे में टांग कर ऐसी सजा देंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी की रूह कांप जाए। और आपको पता है ना ये गांव है, यहाँ की राजनीति कैसी होती है। इतना बोल मुस्कुरा देता है। सरिता जी भीमराव को देखते हुए बोली, अगर नहीं दिया तो। भीमराव टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, इसे के कर तो मैं जाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। प्यार से मैंने बात कर ली, मुझे उम्मीद है आप मुझे हथियार उठाने में मजबूर नहीं करेगी। इतना बोल एक नजर सभी गांव वाले को देखता है और बोला, आप लोगों को मेरे सुझाव से कोई दिक्कत। तभी सभी गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ बोले, हमें मंजूर है। उनकी बातों को सुन भीमराव मुस्कुराने लगते हैं। सुमन काकी अपने बेटे के पास जाती है और उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। इतना बोल रोने लगाती है। भीमराव अपने साथ लाए आदमियों को देखता है और इशारे से विनोद को ले जाने को बोलता है। जैसे वो आदमी विनोद के पास आते हुए और उसे छूने वाले होते हैं, तभी सरिता जी बोली, रुक जाओ, यहाँ की सरपंच मैं हूँ और आखिरी फैसला मेरा होगा। विनोद और ये लड़की कहीं नहीं जाएंगे, उनकी शादी हो चुकी है। इस तरह से ये लड़की अब हमारे गांव की हुई।
इसलिए कोई भी इन दोनों को नहीं छुएगा। सरिता जी की बातों को सुन भीमराव उन्हें देखता है और मुस्कुराते हुए बोला, औरत हो ना कहीं दया ही जाएगी। पर एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे, क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं था सरपंच बनने के लिए जो तुम्हें बना दिया गया? वो क्या है ना, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ। भीमराव की बातों को सुन सरिता जी गुस्से से उसे देखती है। भीमराव अपने लोगों को देखते हुए बोला, उठाओ उसे और गाड़ी में भर दो। उसके लोग विनोद को पकड़ने वाले होते हैं। तभी कुशाग्र अपनी तेज आवाज में बोला, वही रुक जाओ वरना पकड़ने के लिए हाथ और चलने के पैर अगले पल नहीं होंगे। कुशाग्र की आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। वही सरिता जी भीमराव को देखते हुए बोली, मर्द चाहिए था ना बात करने के लिए। उम्मीद है तुम जिस घमंड से यहाँ आए हो उसी घमंड में वापस भी जाओ। पर मुझे यकीन है ऐसा होगा नहीं, क्यों अब तुम्हारे सामने मेरा बेटा खड़ा है। सरिता जी की बातों को सुन भीमराव कुशाग्र को देखता है, जो गुस्से में उसकी तरफ आता है। उसके बढ़ते कदमों की आवाज और उसके आंखों में गुस्से को देख भीमराव की धड़कने तेज और पसीना छूट रहा था। कुशाग्र एक नजर सभी गांव वाले को देखता है और भीमराव को देखते हुए बोला, जो भी पुरानी रंजिश है उसे भूल इन्हें माफ कर दो। कुशाग्र की बातों को सुन भीमराव अपने चेहरे पर ताव लाते हुए बोला, तुम हो कौन जो मुझे ये सब बोल रहे हो? और तुम्हें हमारे गांव के बीच में बोलने का हक किसने दिया है? ये हमारे गांव का मामला है। तुम बाहर वाले हो, इन सब से दूर रहो। और इस लड़के को लेकर मैं जाता हूँ। इतना बोल अपने लोगों को आंखों से विनोद को उठाने का इशारा करता है। जैसे दो लोग इसे छूने वाले होते हैं, कुशाग्र एक डंडे को उठाकर घुमाकर उन दोनों को मारता है, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बाकी के 6 लोग कुशाग्र की तरह बढ़ते हैं। उसे मारने के लिए कुशाग्र पहले से तैयार था। वो जोरदार लात सामने से आते आदमी को मारता है। वो वहीं बैठ जाता है। सक्षम भी दौड़ते हुए आगे आता है और दोनों मिलकर उन लोगों को मारते हैं। थोड़ी ही देर में सभी जमीन में पड़े दर्द से तड़प रहे थे। सक्षम विनोद को छोड़ने लगता है। कुशाग्र भीमराव की तरफ गुस्से से देखता है। भीमराव कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम कौन हो और हमारे गांव के विवाद में क्यों पड़ रहे हो? यहाँ के लोग जिए या मारे तुम्हें क्या, बल्कि तुम इन लोगों की मदद कर गलती कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है तुम किसे पंगा ले रहे हो। हम गांव वाले एक साथ हो गए तो तुम हमारे समाने टिक नहीं पाओगे। इतना बोल गांव वालों की तरफ देखता है। वो अपनी बातों से उन्हें उस्का रहा था। गांव वाले भी उसकी बातों में आ जाते हैं और कुशाग्र को देखते हुए गुस्से में बोले, भीमराव भले हमारा दुश्मन है, पर हमारे बगल के गांव का है। पर तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हमसे और हमारे गांव के मामले से दूर रहो। इनके साथ क्या करना है हम देख लेंगे। इतना बोल विनोद और लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। कुशाग्र की आवाज से वहां सन्नाटा छा जाता है। सभी कुशाग्र की तरह देखते हैं। कुशाग्र गुस्से से सभी देखता है और बोला, ये गांव ना आपका है और ना ही किसी और का। ये पूरा गांव मेरा है। कुशाग्र की बातों को सुन सभी शॉक्ड थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। कुशाग्र ने आगे कहा, इस गांव को मैंने गोद लिया है, इस नाते यहाँ की हर चीज में मेरा हक है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया, कुशा और राधिका पूरी तरह से शॉक थी। वही सरिता जी के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी गांव वाले कुशाग्र को ही देख रहे थे। वही भीमराव कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुशाग्र भीमराव की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है ये गांव मेरा है। यहाँ की हर चीज में मेरा हक है। यहाँ के पत्ते, मिट्टी, हवा, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले हर इंसान ने मेरा अधिकार है। इन अधिकार के बदले मैंने इन्हें वो दिया है जिनकी इन्हें जरूरत, और आजीवन मैं इनकी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। इस नाते यहाँ के हर इंसान की रक्षा करना मेरा सबसे पहला काम है। इसलिए अगर अब तुमने मेरे लोगों को छूना तो दूर इन घाटियां नजरों से देखा भी तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। और सबसे अहम बात, तू चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। कुशाग्र की बातों को सुन भीमराव सुन्न सा खड़ा रहता है। वही कुशाग्र गुस्से से गांव वालों की तरफ देखता है और बोला, आप लोग इन 2 लोगों को मारकर अपनी आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप सब गलत है। इससे आप सुधार नहीं रहे बल्कि आगे चलकर अपने बच्चों को हैवान बना रहे। और एक दिन जब वही गलत करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे, जैसे आज आपको कोई नहीं पा रहा है। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इन्हें मारने से कुछ नहीं बदलने वाला है, बल्कि हालात और बुरे हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। अगर किसी ने भी विनोद या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी पुश्तें भी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगी। इसलिए कुछ भी करना से पहले अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। कुशाग्र की बातों को सुन अब कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सभी अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वही सभी को ऐसे देख भीमराव गुस्से में बोला, तुम सब बेवकूफ हो जो इसकी बातों में आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये झूठ बोल रहा है। उसकी बातों को सुन सरिता जी बोली, सच और झूठ क्या है ये सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये सब कुशाग्र ने जो भी बोला है
इन्हीं की मर्जी से हुआ है, इसलिए तुम्हारा कुछ भी कहना बेकार है। भीमराव गुस्से से सरिता जी को देखता है और बोला, एक दिन मैं तुमसे हर हिसाब गिन गिन कर लूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इतना बोल जाने लगता है। तभी कुशाग्र ने कहा, एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कुशाग्र की बातों को सुन भीमराव रुक जाता है और उसे देखता है। कुशाग्र भीमराव के सामने आकर खड़ा होता है और बोला, सुना है, तुझसे लोग डरते हैं, क्यों ना आज उनका डर निकाल दिया जाए। भीमराव कुछ समझा पता तभी एक जोरदार तमाचा कुशाग्र भीमराव के गाल में लगा देता है, जिससे वो सीधा सरिता जी के पैरों में गिर जाता है। भीमराव गुस्से से कुशाग्र को देखता है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, ये गांव मेरा है और यहाँ के हर लोग मेरे हैं। अगर इन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा भी तेरे अंदर आया तो उन्हीं इरादों के साथ तुझे इसी जमीन में 6 फुट अंदर गाड़ दूंगा। इसलिए अगली बार ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं अपने अंदर की इंसानियत भूल जाऊं। इतना बोल भीमराव को देखते हुए बोला, सक्षम, इन्हें ले जाकर सम्मान के साथ गांव के बाहर फेंक देना और ये अच्छे दिखाना इनको, जब ये सम्मान मिले तो हमारे गांव के साथ साथ इनके गांव के लोग भी इन्हें देखे। सक्षम भीमराव के कलर को पकड़ उसे उठाते हुए बोला, ओके सर। इतना बोल उसे उठाकर उसकी कार के पीछे बैठा देता है और वहां से ले जाता है। कुशाग्र के इस फैसले से गांव के लोग खुश नहीं थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए बिना कुछ बोले वहां से एक एक कर जाने लगते हैं। सरिता जी बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कुशाग्र ने कहा, माँ, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरिता जी बोली, पर बेटा वो तुम्हें गलत समझेंगे। कुशाग्र ने कहा, अगर आप कुछ बोलेंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें लगेगा आप मेरी साइड ले रही है, इसलिए कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे वो समझा जाएंगे। सरिता जी हाँ में सर हिला देती हैं। वही सुमन काकी दौड़ते हुए कुशाग्र के पास आती है और उसके पैरों में गिरते हुए बोली, मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। कुशाग्र उनके हाथों को पकड़ मुस्कुराते हुए बोला, आशीर्वाद देकर और माँ बेटों के पैर छुए, ये तो गलत है ना। सुमन जी कुशाग्र की बातों को सुन उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कुशाग्र उनके पैरों को छू लेता है। सुमन उसे अपने गाले लगा लेती है। वही विनोद आगे आते हुए बोला, ये रिद्धि है, मेरी पत्नी, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुशाग्र उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बचाया है, इसका मतलब ये नहीं तुम सही हो, तुमने भी गलत किया। एक बार तुम्हें सरिता माँ से बात करनी चाहिए थी। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना, उसके बाद करना, वरना इससे भी बुरा हो सकता था। विनोद अपने हाथ को जोड़ते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए सरिता काकी, हमें आपको बताना चाहिए था। सरिता उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो और ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुमन काकी अपने आंसू को पोंछते हुए विनोद को देखती है और बोली, चल बेटा घर चले। विनोद हाँ में सर हिला देता है और वो वहां से चले जाते हैं। सरिता जी बोली, हमें भी अंदर चलना चाहिए। सभी अंदर आने लगते हैं। वही कुशाग्र सिया को देखता है, वो उसे ही देख रही थी। कुशाग्र और बाकी सब अंदर आते हैं। सिया एक नजर बच्चों को देखती है और स्वाति से बोली, तुम लोग घर जाओ। स्वाति हाँ में सर हिला देती है और वहां से सभी को लेकर चली जाती है। सिया भी अंदर आ जाती है। कुशाग्र ऊपर जाने लगता है। तभी राधिका जी बोली, मुझे लगा था तुम हमारे लिए यहाँ आए हो, पर तुम्हारी यहाँ आने की कई वजह है। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र उन्हें देखता है। राधिका जी आगे बोली, सवाल कई, पर मैंने तुमसे कहा था मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना बोलना चाहती हूँ। मुझे एक बार फिर गलत साबित करने के लिए तुम्हें थैंक यू। कुशाग्र हल्का मुस्कुरा देता है और बोला, मॉम, जब आपने मुझे गलत समझा ही लिया है तो मैं आपको सफाई देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इतना बोल वहां से चला जाता है। राधिका जी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। वही ये सब देख हेमलता हंसाते हुए बोली, अंदर ही अंदर आग लगी है, बस हमें हवा देनी है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सरबजीत बोले, मतलब क्या है? हेमलता बोली, कमरे में चलिए, सब समझती हूँ। वो सब भी वहां से चले जाते हैं। सिया कुशाग्र के पीछे पीछे कमरे में जाती है। वही कुशा सरिता जी को देखते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था, अब क्या होगा? सरिता जी कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, मैं सिया से बात करूंगी। अगर वो मान गई तो तुम्हारी माँ को माना आसान है। दोनों सास बहू ने मेरे बेटा का जीना मुश्किल कर दिया है, मैं अभी बात करती हूँ। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, आप तो पापा की तरह कुल हो। सरिता जी बोली, पापा की तरह नहीं, तुम्हारी माँ की तरह, वो बिल्कुल ऐसी ही थी, बस मुश्किल हालातों ने उसे ऐसा बना दिया है, पर तुम देखना मैं उससे कैसे सुधरती हूँ। कुशा हाँ में सर हिला देती है। सरिता जी बोली, मैं आती हूँ। इतना बोल सिया और कुशाग्र के कमरे की तरफ चली जाती है। कुशाग्र अपने कमरे में जाता है और मोबाइल में कॉल कराने लगाता है। तभी सिया बोली, ये सब क्या था? आपने गांव को गोद कब लिया?
सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखता है और मोबाइल को साइड रखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने बात को इग्नोर कर दिया था। सिया बोली, पर वो सब एक छोटा सा मजाक था ना। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे मजाक नहीं करता हूँ। मैंने जो कहा था मैंने वही किया। सिया अपने सर पकड़कर बैठ जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों है? आपको अपनी या मेरी थोड़ी सी फिक्र नहीं है? शहर में जो भी है वो सब कम है जो आप यहाँ भी ये सब कर रहे हैं। आपको पता है ये सब कितने खतरनाक है? कुशाग्र सोफे में स्टाइल से बैठते हुए सिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, आई नो तुम राइट हो, पर तुम्हें और इन सब को अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ। पर कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे भी गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। सिया खड़ी होती और कुशाग्र को देखती हुए बोली, आप भगवान नहीं जो हर किसी की जिम्मेदारी लेंगे। आप इंसान हैं और आपको किसी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। सब अपने लिए लड़ सकते हैं और आप ही बोलते हैं ना अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो फिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोला, पर इस वक्त हालात बुरे थे। अगर मैं बीच में नहीं आता तो सब मिलकर उन्हें मार देते। और तुम गांव के लोगों को जानती हो, इनके लिए इनकी इज्जत सबसे ऊपर होती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सिया रोते हुए बोली, यही तो मैं भी बोल रही हूँ, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन सब आप दूर रहिए। हमारे जाने के बाद माँ यहाँ अकेले रहेंगी, उनकी भी प्रॉब्लम आप बढ़ा रहे हैं। ये सब यही रोक दीजिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र खड़ा होता है और गुस्से में बोला, मैं प्रॉब्लम बढ़ाने नहीं बल्कि सॉल्व करने आया हूँ। और अगर मैं गलत होता तो माँ मुझे बोलती। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सिया बोली, मैंने और राधिका माँ ने कहा था, आपने मानना तो दूर सुनना भी जरूरी नहीं समझा। कुशाग्र गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, मेरे सब्र की एक हद थी और अब वो खत्म हो गई। मैंने तुम्हें हर तरीके से समझाया, प्यार से गुस्से से, पर तुमने और माँ तो ठान कर रखा तुम दोनों को मेरी बात समझनी ही नहीं है। तो ठीक है, अब मुझे तुम्हें भी नहीं समझना है। और एक बात, अगर मेरे सामने किसी के साथ कुछ भी गलत होगा मैं पीछे नहीं हटाने वाला, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, और डर कर बिल्कुल भी नहीं हटाने वाला हूँ। ये गांव और यहाँ के लोग मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोल जाने लगता है तभी सिया कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है और उसे देखते हुए बोली, और मैं कहा हूँ? कुशाग्र हल्का सा पीछे मुड़कर सिया को देखता है और बोला, हर उस जगह जहां मैं हूँ। मैं तो तुम्हें मेरे पास मेरे साथ ही रखना चाहता हूँ, पर तुम ही जो हर बार मुझे अकेला छोड़ देती हो। एक बार सिया, बस एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं ये सब क्यों और किसके लिए कर रहा हूँ? फिर हमारी लाइफ एक ऐसा इंसान आता है जो इन दोनों की जिम्मेदारी एक साथ उठाता है और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। वो धीरे धीरे हमारी दुनिया बन जाता है। वो है हमारा जीवन साथी। थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में, पर कहते हैं ना, जब क्या हो तो हर वक्त गुरज जाता है। और हम भी अपने प्यार से उस इंसान को पूरी तरह से जीत लेते हैं, इतना कि वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। कुछ भी। इतना बोल सरिता जी सिया को देखती है। सिया चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। सरिता जी आगे बोली, और तुमने यही गलती कर दी, प्यार की जगह तुमने गुस्से और जिद को चुना अपनी बात मानवाने के लिए, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सरिता जी मुस्कुरा देती हैं और बोली, मुझे पता तुम मेरी बातों को अच्छे से समझा रही हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझाने की कोशिश करना। सभी को महादेव पार्वती, राम सीता और राधा कृष्ण की जोड़ी पसंद है, क्योंकि इनमें प्यार, विश्वास और बलिदान के हर रंग थे। जहां महादेव का कई वर्षों की इंतजार था, तो वही पार्वती माता की कई सालों की तपस्या थी। जहां राम जी वनवास था, तो वही सीता मैया उनके साथ होकर उनसे दूर थी। राधा कृष्ण जिनका नाम एक दूजे के बिना अधूरा है, पर वो चाहकर भी कभी साथ ना हुए। इन सब में दोनों ने बराबर का दर्द और तड़प सही, फिर भी वो हमेशा एक दूसरे के साथ थे, हर हालात में। हर कोई महादेव जैसा पति चाहता है, पर कोई पार्वती नहीं बनाना। राम जी तो चाहिए, पर सीता माँ जैसी तकलीफ मंजूर नहीं। कृष्ण जैसे प्यार करे, पर राधा जी के जैसे बलिदान नहीं करना। ये तो गलत है ना। माता पार्वती, सीता मैया और राधा जी, तीनों ने हर तरह उनका साथ दिया जिनसे वो प्यार करती थी। फिर ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों हो रहा है? तुम कुशाग्र का साथ क्यों नहीं दे सकती हो? पता है सिया, अगर माता पार्वती ने महादेव को विष पीने से रोका होता तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उनके साथ खड़ी रही और विष को उनके गले में रोक दिया। क्यों? उन्हें पता था महादेव जो भी कर रहे हैं वो सही है। जब राम जी ने वनवास जाने का फैसला लिया, सीता माँ बिना कुछ सोचे उनके फैसले का सम्मान किया और उनके साथ जाने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें भी भरोसा था अपने पति पर। इसी तरह तुम्हें भी कुशाग्र पर यकीन करना होगा। सबकी बातें एक तरफ रखो और कुशाग्र को एक तरफ रखकर सोचो, क्या वो सच में इतना गलत है?
कि तुम उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती जैसा वो है। उद्धरण चिन्ह। सरिता जी बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है। सरिता खड़ी होती है और बोली, मैंने तुम्हें हर तरह से समझा दिया है, अब तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। इतना बोल सरिता जी वहां से चली जाती है। सिया थोड़ी देर वही बैठी रहती है, फिर अपने आंसू को पोंछ नीचे आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सरबजीत हेमलता को देखते हुए बोले, तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हेमलता टेढ़ा मुस्कुराती है और बोली, आज जो भी हुआ उससे गांव के लोग कुशाग्र और सरिता से बहुत नाराज है और हमें इसी का फायदा उठाना है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सारे गांव के लोग इनके खिलाफ जाकर इन्हें धक्के मार गांव से निकाल दे, जिससे हम फिर से अपनी पुरानी शानो शौकत वापस ले ले। हर्षिता बोली, पर माँ ये सब होगा कैसे, आपको पता है ना, कुशाग्र ने इस गांव को गोद लिया है, जिससे अगर हमने कुछ गलत किया वो हमें छोड़ेगा नहीं, और आज उसने भीमराव के साथ जो किया उसके बाद हमारा चुप रहना ही ठीक है। हेमलता जी बोली, तुम बेवकूफ हो, यही तो सबसे अच्छी बात है। यहाँ कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उस कुशाग्र और सरिता की होगी, और वो चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते हैं। इतना बोल अपने फोन को हर्षिता को देते हुए बोली, विक्रम ठाकुर को फोन लगा, इस काम में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। हर्षिता बोली, माँ आपको पता है नासिया की वजह से वो हमें अपना दुश्मन मानता है। हेमलता बोली, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभल लूंगी, तुम फोन लगाओ। हर्षिता घबराते हुए कॉल करती है, कुछ रिंग जाती है, तभी फोन उठ जाता है। उधर से आवाज आए, क्या हुआ, तुमने मुझे कैसे याद किया? हेमलता मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त हमारे घर में है। विक्रम कुछ बोलता उससे पहले हेमलता बोली, कुशाग्र याद है ना, कैसे कुछ घंटों में उसने तुम्हें आसमान से जमीन में पटक दिया था। कुशाग्र का नाम सुनते ही विक्रम अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, कैसे भूल सकता हूँ, उसने मेरे साथ जो भी किया है उन सब का गिन गिन कर हिसाब लेना है। हेमलता बोली, तो खबर तुम तक पहुंच गई होगी, और अभी लोहा भी गर्म है, तो चलो हथौड़ा मार ही देते हैं। विक्रम सोचते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हेमलता बोली, सुना है कुशाग्र ने जो नया स्कूल बनाया था वो तैयार हो गया है, और बच्चे जाने भी लगे हैं, पर लाइट का कुछ काम बाकी है जो तुम्हारे ही यहाँ के लोग कर रहे हैं। विक्रम थोड़ा सख्त आवाज में बोला, घुमा कर बातें ना करो, सीधे सीधे बोलो। हेमलता मुस्कुराते हुए बोली, बात सीधी है, एक शॉर्ट सर्किट तो हो ही सकता है, जिससे बच्चों की जान पर आ गई, और ये गांव वाले कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपने बच्चों पर खतरा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो भी करेंगे गांव वाले करेंगे, उस कुशाग्र और सरिता के साथ, बाकी तुम खुद समझदार हो। हेमलता की बातों को सुन विक्रम हंसाते हुए बोला, क्या बात है, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा। हेमलता ने कहा, हमारा दुश्मन एक है, उसे बर्बाद करना है, कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है। विक्रम ने कहा, बिल्कुल सही, मैं उससे अपने हर अपमान का बदला लूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बस इंतजार करो खबर की। इतना बोल हंसने लगता है। हेमलता फोन रख देती है। सरबजीत जी ने कहा, ये सब ठीक है ना, अगर हम पकड़े गए तो? हेमलता हंसाते हुए बोली, नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये सब करने वाला विक्रम ठाकुर और जिसके साथ हो रहा है वो सरिता और कुशाग्र है, इसलिए हम सेफ है। आप लोगों को घबराने की जरूरत है, बस इंतजार करिए, अपना अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। उनकी बातों को सुन हर्षिता और सरबजीत जी भी मुस्कुरा देते हैं। वही शैली के तो सब ऊपर से जा रहा था। इस तरह रात हो गई थी। सरिता जी, राधिका जी और कुशा खाने के लिए आते हैं। सिया सभी के लिए खाना लगती है। तभी सरिता जी कुशा को देखते हुए बोली, कुशाग्र और सक्षम कहाँ है? कुशा बोली, भाई को भूख नहीं है, कुछ अर्जेंट मीटिंग है, सक्षम और वो उन्हीं में बिजी है, आप सब खाए। सरिता जी कुछ भी नहीं बोलती है। सिया बोली, मैं किचन से बाकी चीजें लाती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। वही वो सब भी उदास थी, इसलिए थोड़ा बहुत खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है सोने। सिया कभी देर तक वही बैठी कुशाग्र का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कुशाग्र नहीं आएगा, फिर भी वो वही बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। इस तरह काफी देर हो जाती है। सिया वही डाइनिंग टेबल की चेयर में बैठी हुई सो गई थी। वही कुशाग्र अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसकी नजर सिया पर जाती है। वो वही खड़ा होकर सिया को देखता है और उसके पास आता है। सिया को देखते हुए बोला, मुझे पता मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ हुई है, पर ये सब जरूरी था। इतना बोल सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे में ले जाता है। कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास लेट जाता है। सिया अपने सर को कुशाग्र के सीने में रख उसे अपने हाथ से कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र भी अपने दोनों हाथों से सिया को पकड़ अपने करीब करता है और उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र सिया के चेहरे को गौर से एकटक देखता है और अपने हाथ की उंगलियों को उसके गल में चलाते हुए बोला, इतनी मोहब्बत करने के भी अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ नहीं आई, तो मेरी खामोशी, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द और मेरा अकेलापन कैसे समझ पाओगे?
इतना बोल एक तक सिया को ही देखता रहता है। धीरे धीरे रात निकल जाती है। कुशाग्र अभी राज रहा था, उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। सुबह के 5 बजे कुशाग्र उठाता है और बाथरूम जाता है। थोड़ी देर में तैयार हो बाहर आता है, एक नजर सिया को देखता है और लैपटॉप लेकर वहां से बालकनी की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिया की आंखें खुलती हैं। वो खुद को कमरे में देख समझ जाती है उसे यहाँ कौन लेकर आया है। सिया तैयार होकर नीचे आती है, पूजा करती है। अब सभी उठ गए थे। सिया किचन में जाती है और सरिता जी राधिका जी के साथ मिलकर नाश्ता बनने लगती है। सिया को उदास देख राधिका जी बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है, बोली, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरिता जी कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरह नाश्ता तैयार हो जाता है। सरिता जी बोली, तुम खाना डाइनिंग टेबल में लगाओ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है। सरिता जी वहां से चली जाती है। राधिका जी सिया खाना टेबल में लगती है, तभी कुशा और सक्षम भी वहां आ जाते हैं। सिया बार बार सीढ़ी की तरफ देख रही थी, तभी उसकी नजर सरिता जी पर पड़ती है जो नीचे आ रही थी। उन्हीं के साथ बात करते हुए कुशाग्र भी आ रहा था। कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी जल्दी प्लेट लगाने लगती है, वही कुशा को मुस्कुराते देख मुस्कुरा देती है और सक्षम को देखते हुए बोली, सिया भी ना जब देखो भाई से लड़ती रहती है, पर भाई के बिना एक पल रहना भी नहीं है उसे, फिर लड़ती क्यों है? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, क्यों, वो सर से बहुत प्यार करती है। कुशा सक्षम को देख अपनी एक आंख मरते हुए बोली, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, मैं तो दीवानी हूँ आपके लिए। सक्षम कुशा की बातों को सुन राधिका जी को देखता है और कुशा को देखते हुए बोला, तुम दीवानी नहीं पागल हो, माँ है यहाँ, क्या बोल रही हो? कुशा मुस्कुराते हुए बोली, वही जो सच है। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। तभी कुशाग्र और सरिता जी वहां आ जाते हैं। सभी बैठते हैं। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और थाली लगाने लगती है। सभी खाने लगते हैं। कुशाग्र जैसे खाने वाला होता है, तभी सरिता जी का मोबाइल बजाता है। वो कॉल उठती है और उधर से लोगों को चिल्लाने की आवाज सुन घबराते हुए बोली, हेलो क्या हुआ है? कुशाग्र सरिता जी को परेशान होते देख बोला, क्या हुआ माँ? सरिता चुप होकर उधर से जो आदमी बोल रहा था उसकी बातें सुन कॉल कट कर देती है और बोली, मुझे जाना होगा, स्कूल में आग लग गई है, कुछ बच्चे क्लास में फंसे हैं। कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, मैं भी चलता हूँ। सक्षम मैं भी। सरिता जी बोली, हाँ चलो, इतना बोल उठकर जाने लगती है। कुशाग्र जाने लगता है, तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र सिया को देखता है। सिया बोली, मुझे पता, मैं रोकूंगी तो आप नहीं रुकेंगे ना। इतना बोल कुशाग्र की आंखों में देखती है। कुशाग्र भी सिया को ही देख रहा था, पर कुछ भी नहीं बोलता है। सिया अपने दोनों हाथ से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, पर एक बात बोलना है, अपना ख्याल रखिएगा। कुशाग्र अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, कोशिश करूंगा, सब ठीक हो। सिया बीच में बोली, मुझे आपसे से कुछ कहना है। कुशाग्र जाते हुए बोला, बाद में। इतना बोल वहां से चला जाता है। सिया उसे जाते हुए देख रही थी। सरिता जी, कुशाग्र और सक्षम वहां से निकाल जाते। कुशाग्र तेज स्पीड में कर चला रहा था। अगले 15 मिनट में वो स्कूल के सामने थे। सरिता जी को देख गांव की औरतें दौड़ते हुए उनके पास जाती है और रोते हुए बोली, हमारे बच्चे। सरिता जी आगे जाते हुए बोली, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम देखते हैं। कुशाग्र और सक्षम देखते स्कूल में आग काफी तेजी से फैल रही थी। ये सब उन्हें अजीब लगता है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, बुझने की हर मुमकिन व्यवस्था करो, मैं देखता हूं अंदर कितने लोग हैं। सक्षम, ओके सर। इतना बोल कुशाग्र आगे जाता है और प्रिंसिपल के पास जाते हुए बोला, घबराए मत और मेरी हेल्प कीजिए, बच्चों के बारे में पूछना था, अंदर कितने बच्चे हैं। प्रिंसिपल सर खुद को शांत करते हैं और बोले, सभी बच्चे अपनी क्लास में जाकर बैठे ही थे कि अचानक आग लग गई। कुछ तो बाहर आ गए हैं, पर क्लास 5 से 6 के बच्चे अभी अंदर ही है, इनकी क्लास अंदर है और आग बाहर से लगी है, इसलिए वो निकाल नहीं पाए हैं। उनके साथ टीचर भी है। कुशाग्र थोड़ा परेशान होते हुए बोला, आप गिनती में बता सकते हैं, मिलाकर दोनों क्लास में कितने बच्चे होंगे? प्रिंसिपल सर थोड़ी देर सोचते हैं, और 40 से 45 बच्चे होंगे ही। कुशाग्र इधर उधर देखता है। कुछ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी तो कुछ बच्चे जिन्हें चोट लगी थी उन्हें देख रहे थे। कुशाग्र सरिता जी के पास जाता है और बोला, माँ अभी रुकने का वक्त नहीं है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, आप यहाँ संभालिए। सरिता जी कुशाग्र की बातों को सुनकर बोली, बेटा आग बहुत ज्यादा है। कुशाग्र स्कूल को देखते हुए बोला, माँ ये सब सोचने का वक्त नहीं है। सरिता कुछ बोलती कुशाग्र वहां से अंदर की तरफ जाने लगता है। कुशाग्र अंदर जाने वाला होता है तो उसे अजीब सी स्मेल आती है, जिसे वो इग्नोर कर बचते बचाते अंदर जाता है। कुशाग्र को स्कूल के कोने कोने के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि उसका प्लान उसी ने बनवाया था, इसलिए वो अच्छे से सब कुछ जानता था। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए क्लास 6 में जाता है, जहां बच्चे डरे सहमे एक कोने में बैठे थे। गेट खिड़की में आग थी।
जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। कुशाग्र इधर उधर देखता है और उसे एक लोहे का छड़ दिखता है। कुशाग्र उसे उठता है कि अगले पल छड़ नीचे गिर जाता है। वो अपने हाथ को देखता है जो जल गया था। वो छड़ बहुत ज्यादा गर्म था। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और हिम्मत कर छड़ उठा लेता और गेट पर मारता है। आग में जलने से गेट कमजोर हो गया था, इसलिए एक बार में नीचे गिर जाता है। गेट गिराने से सभी डर जाते हैं। वही कुशाग्र जल्दी से अंदर जाता है और सभी को देखते हुए बोला, आप लोग ठीक है ना? कुशाग्र की आवाज सुन और उसे देख सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। वही वंदना और ऋतु कुशाग्र देख उसके पास आती हैं और बोली, जीजू, मिनी, आंसू और अंशु दूसरी क्लास में है। इतना बोल रोने लगती है। कुशाग्र उनके सर पर हाथ रखते हुए बोला, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। इतना बोल वहां खड़ी लेडी टीचर को देखते हुए बोला, आप इन्हें धीरे धीरे पीछे के गेट से ले जाइए, आज अभी वहां बहुत कम है। टीचर हमें सर हिला देती है। कुशाग्र सभी को गेट से बाहर निकालता है और जहां तक आग ज्यादा थी उन्हें बचाते बचाते ले जाता है। उन्हें सेफ रास्ते में छोड़ वो फिर अंदर आ जाता है और क्लास 5 की तरफ जाता है। वहां छोटे छोटे बच्चे डरे सामने बैठे थे। कभी आग उन तक पहुंचने वाली थी। आग की आंच महसूस कर वो डर से कांप रहे थे। तभी गेट खुलता है, सभी गेट की तरफ देखते हैं। कुशाग्र ने अपने कंधे से गेट को धक्का मारा था जिससे आग उसकी शर्ट में लग गई थी, जिसे वो अपने हाथ से बुझाते हुए अंदर जाता है और सामने डरे सामने बच्चों को देख मुस्कुराते हुए देखता है। सभी कुशाग्र को देख शॉक्ड थे। वही मिनी दौड़ते हुए कुशाग्र के पास आती है। कुशाग्र उसे गोद में उठा लेता है। मिनी उसके गले को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए बोली, जीजू हमें बचा लो। मिनी को रोते देख कुशाग्र उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा सब ठीक है, मैं आ गया हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। वही अंशु और आंसू भी दौड़ते हुए कुशाग्र के पास आते हैं और उसकी कमर को पकड़ उसे लिपट जाते हैं। कुशाग्र उन दोनों को भी शांत करता है। तभी टीचर को देखते हुए बोला, सर आप कुछ बच्चों को लेकर जाइए, कुछ को मैं लेकर आता हूँ। आग बहुत है, सभी का साथ जाना ठीक नहीं है। टीचर ओके, इतना बोला 7 से 8 बच्चों को लेकर वो आगे आगे चलने लगते हैं। कुशाग्र बाकी बच्चों को देखते हुए बोला, आप लोग लाइन बनाकर धीरे धीरे मेरे पीछे रहिएगा, जब मैं बोलूं चलने के लिए तभी आगे जाएगा। सभी हमें सर हिला देते हैं। कुशाग्र आगे जाता है और गेट से एक एक कर सभी को बाहर करने लगता है। तभी गेट की चौखट गिराने लगती है कि बीच में कुशाग्र आ जाता है, जिससे जलती हुई चौखट कुशाग्र की पीठ और सर पर गिरती है। उसे गहरी चोट लगती है। सभी बच्चे घबरा कर कुशाग्र को देखते हैं। कुशाग्र वही जमीन में घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ सिया अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राधिका जी कुशा को देखते हुए बोली, तुम सिया के पास रहो, मैं जा रही हूँ। कुशा, पर आप किसके साथ जाएंगी? राधिका जी बोली, मैं देख लूंगी, पर यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। सिया रोते हुए बोली, माँ मैं भी चालू आपके साथ। राधिका जी बोली, बेटा यहाँ रहना भी जरिए है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कॉल कर सब बताती रहूंगी। इतना बोल कुशा को देखती है और बोली, खुद का और सिया का ख्याल रखना। कुशा हमें सर हिला देती है। राधिका वहां से बाहर जाती है और वहां से एक कार लेकर निकाल जाती है। उन्हें रास्ता नहीं पता था, पर पूरे गांव में हलचल थी जिससे वो आसानी से पहुंच जाती है। यहाँ कुशाग्र अपने दर्द को किनारे रख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, मैं ठीक हूँ, आप लोग चलाते रहिए। मिनी कुशाग्र के चेहरे को छूते हुए बोली, जीजू दर्द हो रहा है। कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सा, पर आप परेशान मत हो, जल्दी से निकाल कर घर चलाते हैं, आपकी सियादी दवाई लगा देंगी जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मिनी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अब धीरे धीरे कुशाग्र सभी को क्लास से बाहर ले आता है, पर कॉरिडोर में आग बहुत थी। कुशाग्र एक एक को अपनी गोद में उठाकर इस तरफ से इस तरफ ले जाता है। सक्षम भी पानी के कई टैंकर लेकर आता है, जो हर तरफ से पानी डालकर आग बुझा रहे थे, पर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। गांव शहर से काफी दूर था, जिससे कोई और व्यवस्था में काफी वक्त लगता, जिसके लिए समय नहीं था। सक्षम और सरिता जी कुशाग्र के लिए परेशान थी। सक्षम सरिता की को देखते हुए बोला, बच्चे बाहर आ गए हैं, पर सर कहाँ है? तभी जो टीचर अभी अभी बाहर आया था वो बोला, 8 से 10 बच्चे अभी अंदर उन्हीं के पास है, वो सब मेरे पीछे थे, आते ही होंगे। सक्षम गेट की तरफ देखता है और बोला, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। सरिता जी बोली, पर सक्षम माँ यहाँ परेशान होने से अच्छा मैं खुद अंदर चला जाओ। इतना बोल जाने लगता है। तभी राधिका जी बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? राधिका जी की आवाज सुन सरिता जी और सक्षम पीछे देखते हैं। राधिका जी उनके पास आती है और सामने देखते हुए बोली, सब ठीक है ना? सक्षम सरिता जी को देखता है, फिर राधिका जी को देखते हुए बोला, हाँ सभी लोग बाहर आ गए हैं, कुछ बच्चे अभी अंदर है। राधिका जी इधर उधर देखती है और बोली, कुशाग्र कहाँ है? सक्षम और सरिता जी एक दूसरे को देखते हैं और जैसे कुछ बोलने वाले थे तभी आवाज आती है।
मैं यहाँ हूँ माँ। उस आवाज को सुन सभी सामने देखते हैं, जहां से कुछ बच्चे दौड़ते हुए आगे आगे आते हैं और कुशाग्र मिनी को गोद में लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था। कुशाग्र और बाकी बच्चों के देख सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी दौड़ते हुए अपने अपने बच्चों के पास जाते हैं। कुशाग्र मिनी को उतार देता है और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। राधिका जी कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र उनके पास आते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। राधिका जी एक नजर ऊपर से नीचे तक कुशाग्र को देखती है। उसके हर जगह चोट जलने से लाला था तो कहीं कहीं से खून निकाल रहा था। कुशाग्र धीरे धीरे आगे आता है, तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो गिराने लगता है को राधिका जी आगे आकर उसे पकड़ लेती है। कुशाग्र सीधा खड़ा होता है और राधिका जी को देखता है। राधिका जी कुशाग्र को अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, माँ मैं ठीक हूँ, बस हल्की से चोट है और कुछ नहीं। राधिका कुशाग्र से थोड़ा दूर होती है और उसके माथे को चूम लेती है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, तुम्हें लगी छोटी सी चोट मुझे बर्दाश्त नहीं है, फिर भी तुम हर बार ऐसा ही करते हो। कुशाग्र राधिका जी गाले लगाते हुए बोला, सॉरी मॉम। राधिका जी उसके सर पर अपनी उंगलियों को रखती हैं, तभी कुशाग्र के मुंह से हल्की सी दर्द भरी आह निकल जाती है। उस आवाज को सुन राधिका जी उसके सर को देखते हुए बोली, क्या हुआ? इतना बोल देखती है। कुशाग्र सर में पीछे साइड चोट लगी थी, जिससे हल्का सा खून निकाल रहा था। राधिका घबराते हुए बोली, सर में चोट लगी है, सक्षम डॉक्टर को बुलाओ। सक्षम जाते हुए बोला, अभी लाता हूँ। वही सरिता जी बोली, दिखाओ मुझे। दोनों को परेशान देख कुशाग्र ने कहा, हल्की से चोट है, मैं ठीक हूँ। राधिका जी गुस्से में बोली, हर जगह अपनी मनमानी करना जरूरी है क्या? अब चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। राधिका जी को गुस्से में देख कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है और हाँ में सर हिला देता है। वही सभी लोग कुशाग्र और राधिका जी सरिता जी के पास आते हैं और अपने हाथ को जोड़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुशाग्र सभी को देखते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो अभी जरूरी था। अगर आग और ज्यादा फैलती तो सबको बचाना मुश्किल हो जाता और मैं क्या कोई कुछ नहीं कर पाता, इसलिए इन सब की जरूरत नहीं है। राधिका जी कुशाग्र को एक जगह बैठती हैं, तभी डॉक्टर भी आ जाती है। कुशाग्र के सर में पट्टी बांधती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप शर्ट उतार दीजिए, जिससे बाकी चोट में दावा लगाया जा सके। कुशाग्र एक नजर राधिका जी और सरिता जी को देखता है और बोला, माँ और कहीं चोट नहीं लगी, बस छोटी खरोच है जिन्हें हम घर जाकर साफ कर लेंगे। राधिका जी जैसे कुछ बोलती तभी कुशाग्र उनके कंधे पर सर रखते हुए बोला, माँ प्लीज थोड़ी देर मुझे आराम करना है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, हाँ ठीक है। इतना बोल डॉक्टर को देखती है और बोली, आप दवा मुझे दे दीजिए और बाकी लोगों को देखिए। डॉक्टर दवा देकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाते ही कुशाग्र आंखें खोलता है और सक्षम को देखते हुए बोला, आग का क्या हाल है? सक्षम, उसे बुझाना मुश्किल है, बस हम उसे और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे लगता है आग को तेजी से फैलने के लिए किसी चीज का उपयोग किया गया है। कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, केरोसिन का, मैंने स्मेल महसूस की है। बच्चे को बचाना जरूरी था इसलिए कुछ कहा नहीं। 1 घंटे में पता करके बताओ ये सब किसने और क्यों किया है, प्रूफ के साथ। सक्षम ओके सर, इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र सक्षम के जाते पीछे मुड़कर देखता है। राधिका जी और सरिता जी अपने दोनों हाथों को बंद उसे ही घूर कर देख रही थी। कुशाग्र दोनों को ऐसे देखते देख दर्द में कहराते हुए चिल्लाया, आहा दर्द हो रहा है। दोनों आगे आकर उसे देखने लगती है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और उनके देखते ही अपने चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन लाता है। दोनों उसे ही देख रही थी, तभी एक कार आकर रुकी है, उससे विक्रम बाहर निकालता है और कुशाग्र को देख उसके पास आते हुए बोला, आग लगाकर बुझने का नाटक अच्छे से कर लेते हो। उसकी बातों को सुन सभी कुशाग्र को देखते हैं। वही कुशाग्र विक्रम को देख उसके पास आते हुए बोला, ये काम तेरा है, मेरा नहीं। और वैसे भी तुझ जैसे ही जानते हैं आग कैसे लगाते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन विक्रम गुस्से से कुशाग्र को देखता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी सरिता जी बोली, अभी जाओ यहाँ से, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। विक्रम सरिता जी को देख हंसते हुए बोला, दामाद को बचा रही हो, पर मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरा नहीं, गांव के बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं इस बार इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। विक्रम गांव वालों को देखते हुए बोला, तुम लोग पहले भी बेवकूफ थे और आज भी। पहले इस सरिता के बातों में आकर इसे सरपंच बना दिया और अपने गांव को इस कुशाग्र को दे दिया, और अब ये दोनों तुम सबको बेवकूफ बना रहे और तुम सब बन भी रहे हो। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये मेरा गांव है, यहाँ के लोग मेरे अपने और उन पर ऐसे कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है। इतना बोल गुस्से से कुशाग्र को देखता है। सरिता जी गुस्से में बोली, तुम्हें जो भी बोलना है पंचायत में बोलना, और वैसे भी आज मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी करने ही वाली हो, इसलिए तुम जरूर आना, अभी के लिए यहाँ तामसा करने की जरूरत नहीं है। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा मुझे भी इंतजार है, तुम खुद को कैसे बताती हो?
मैं भी साबित करके रहूंगा कि ये सब तुमने और तुम्हारे इस दामाद में किया, उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। इस बार हर चीज का हिसाब होगा। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी सरिता जी कुशाग्र का हाथ पकड़ उसे चुप रहने का इशारा करती हैं आंखों से और विक्रम को देखते हुए बोली, तो ठीक है, मिलते हैं पंचायत में। विक्रम एक नजर अभी को देखता है और अपनी कार में बैठ वहां से निकाल जाता है। वही कुशाग्र सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ मैंने कहा था ना, इसे छोड़ना सही नहीं है। सरिता गुस्से में, तुमने ठीक कहा, इसलिए आज तुम्हें इसके साथ जो करना है कर सकते हो। क्यों, इसने जो भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है। एक गलती समझ माफ किया था पर इसने अपनी हद ही पर कर दी। सरिता और कुशाग्र को देखते हुए राधिका जी बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या? कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, थोड़ा इंतजार करिए माँ, आपको सब पता चल जाएगा। अभी के लिए घर चलाते हैं। राधिका जी बोली, हाँ ठीक है। थोड़ी देर में स्कूल की आग बुझ जाती है पर पूरी स्कूल जल चुकी थी। ये सब देख सभी बच्चों की आंखों में आंसू थी। क्यों, स्कूल को तैयार हुए कुछ महीने ही हुए थे और ये सब हो गया था। सरिता जी सभी को देखते हुए बोली, आप सब निराश मत हो, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, ये सबसे अहम। और कुछ दिनों के लिए बच्चे पुरानी स्कूल जाए, मैं यहाँ की मरम्मत कराकर फिर से शुरू करूंगी। आप लोग ऐसे हार मत मानिएगा, अभी के लिए घर जाए और आराम करिए। सभी हमें सर हिलते हैं और एक एक कर कुशाग्र और सरिता जी को धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब सरिता जी, राधिका जी, सक्षम और कुशाग्र भी घर के लिए निकाल जाते हैं। कुशाग्र शांत था पर आग की वजह वो भी कहीं कहीं जला था, जिससे उसे जलन महसूस हो रही थी। पर वो राधिका और सरिता जी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए शांत बैठा हुआ था। वही सक्षम एक नजर कुशाग्र को देखता है और कार की स्पीड बढ़ा देता है और अगले 10 मिनट में कार घर के सामने थी। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, हम पहुंच गए। कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है और कार से उतरने लगता है, तभी सक्षम ने कहा, आप ठीक है ना? कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, हाँ ठीक हूँ। इतना बोल कार से उतर जाता है। अब सक्षम, राधिका जी और सरिता जी कुशाग्र के साथ अंदर जाती है। सिया और कुशा वही हॉल में थी। सरिता और राधिका जी को देख उनके पास जाती है। सिया उन्हें देखते हुए बोली, माँ सब ठीक है ना? सरिता जी कुछ बोलती उससे पहले कुशा कुशाग्र को देख उसके पास जाते हुए बोली, भाई आपको ये चोट कैसे लगी? कुशा की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखती है। उसके सर पर बाकी जगह भी चोट थी। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और कुशा को देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कमरे में जाता हूँ। इतना बोल कुशाग्र सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वही दूर से हेमलता जी ये सब देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है। वही कुशा कुशाग्र को जाते देख बोली, माँ क्या हुआ है भाई को? सरिता जी बोली, वो स्कूल में कुछ बच्चे फंसे थे, उन्हें बचाने के लिए कुशाग्र अंदर चला गया और उसी से उसे चोट लगी है। इतना बोल सिया को देखती है। सिया सरिता जी की बातों को सुन बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुशा भी जाने लगती है, तभी राधिका जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अभी तुम मत जाओ, उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कुशा हाँ में सर हिला देती है। वही कुशाग्र कमरे में आता है और बिना एक पल गवाए बाथरूम में जाकर सवार के नीचे खड़ा हो जाता है। ठंडा पानी उसे राहत देता है। पानी पड़ते कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। चोट में लगा खून पानी के साथ बहता है, जिससे वहां का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। यहाँ सिया कमरे में आती है और इधर उधर देखती है, कुशाग्र कहीं भी नहीं था। सिया बाथरूम की तरफ देखती है, गेट खुला था, सवार की आवाज आ रही थी। सिया धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है और कुशाग्र को देख राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर वही खड़ी कुशाग्र को देखती है। नीचे पानी के साथ बहे खून पर उसकी नजर जाती है, जिसे देख वो दौड़ते हुए कुशाग्र के पास आती है और उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथों को डाल थोड़ा ऊपर उठकर कुशाग्र के होठों पर अपने होठों को रख देती है। सिया के अचानक ऐसे करने से कुशाग्र एक कदम पीछे जाता है, पर खुद को संभालते हुए सिया की कमर को एक हाथ से पकड़ता है और अपनी आंखें खोल सिया को देखता है। सिया अपनी आंखें बंद पूरी तरह से खुद को कुशाग्र पर छोड़ देती है। वही कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखता है। सिया कुशाग्र के होठों को चूम उसके होठों को छोड़ अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है। पानी दोनों पर गिर रहा था, दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। सिया कुशाग्र के माथे को चूमती और उसके माथे से अपने माथे को जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोते हुए धीमी आवाज बोली, दर्द हो रहा है। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी आंखें बंद कर शांत खड़ा रहता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं, बिना कहे एक दूसरे की तकलीफ को महसूस कर तड़प रहे थे। सिया अपनी आंखें खोलती है और अपने दोनों हाथों से कुशाग्र के चेहरे पर चलाते हुए बोली, क्यों? आप हर बार खुद को इतनी तकलीफ कैसे दे सकते हैं? सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, तुम्हारी नाराजगी के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये बाहरी चोट दिखती है, पर तुम्हारी हरकतों से जो तकलीफ और दर्द मुझे अंदर होता वो तुम्हें क्यों नहीं दिखता है? सिया कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है
और उसे थोड़ा दूर होते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को खुद से दूर जाते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और उसकी बाजू पकड़ अपने पास करते हुए बोला, तुम्हें पता है गुस्से में मेरे शब्द जरूर बदल सकते हैं पर मेरी मोहब्बत नहीं। पर तुम्हारी नाराजगी इतनी बड़ी कैसे हो गई कि हमारा प्यार कम हो रहा है? बोलो। सिया कुशाग्र की तेज आवाज से सिया डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र थोड़ी देर सिया को देखता है और बोला, तुम्हें अब भी नहीं बोलना तो ठीक है, मैं जा रहा, तुम रहो अकेले। इतना बोल कुशाग्र जाने लगता है तभी सिया उसके हाथ को पकड़ लेती है और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिया की बातों को सुन कुशाग्र मुड़कर सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और उसके पास आकर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा यकीन मानिए मैं कितना भी नाराज हूं, पर मैंने कभी भी आपसे दूर जाने के बारे में एक बार नहीं सोचा है। आपके गुस्से को देख मुझे समझा ही नहीं आ रहा था मैं क्या और कैसे आपसे अपनी बात कहूं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। माँ से। सिया इतना बोल आगे बोलने लगाती है। तभी कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, बात करती नहीं, सुन रहा था तो थोड़ा इंतजार करती, मैं तुम्हारी कही बात जरूर सुनता और समझता भी, पर तुमने इतना बोला ही था। तभी सिया कुशाग्र के गाले लगा जाती है और धीरे से बोली, मुझे पता मैंने गलती की है, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के बालों को अपनी मुट्ठी से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, सोच लो, इसके बाद तुम चाहकर अपनी बात से पलट नहीं सकती हो, मैं एक शैतान की तरह हूँ। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, पर अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे, चाह कर भी छोड़ नहीं सकती हूँ, आप जैसे भी हैं मुझे अब मंजूर है। और सिया की बात पूरी नहीं हुई, कुशाग्र उसके होठों पर अपने होठों को रख देखता है। सिया कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को दीवार से सटा देता है। दोनों के ऊपर पानी की ठंडी बूंदें गिर रही थी। कुशाग्र सिया को छोड़ता है और उसके चेहरे को देखता है जो ऊपरी तरह से लाल हो चुका था। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया के गुलाबी होठों को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बिना एक पल गवाए अपने होठों को सिया के होठों में रख धीरे धीरे प्यार से किस करता है। कुशाग्र की उंगलियां सिया की कमर पर चल रहे थे, वही सिया अपने हाथों की उंगलियों को कुशाग्र के बालों में चला रही थी। धीरे धीरे सॉफ्ट किस वाइल्ड और डिप पैशनेट होती जा रही थी। सिया को सांस नहीं आती है। कुशाग्र उसके होठों को छोड़ उसकी नेक को चूमने लगता है, वही सिया गहरी सांस ले रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। कुशाग्र सिया को घुमा देता है। सिया के दोनों हाथ दीवार में थे। सवार से गिरता पानी सिया के गौर बदन को और अट्रैक्टिव बना रहा था। कुशाग्र सिया के बालों को साइड कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र की छुअन को महसूस कर सहम रही थी। कुशाग्र उसकी ब्लाउज की नॉट को खोल देता है और सिया को अपनी तरफ घूमता है। सिया कुशाग्र की इंटेंस नजरों को देख अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र अपनी उंगलियों को सिया के गालों में रख धीरे धीरे गर्दन पर लाता है और फिर एक कंधे से उसकी बाह को नीचे कर अपने होठों को रख देता है। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी एक दर्द भरी आह निकल जाती है। कुशाग्र अपने दांतों को उसकी गर्दन में गाड़ा देता है। सिया आंखों में आंसू लेकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र ने जहां बाइट किया था वहां अपनी टांग को चलाते हुए किस करता है, जिससे सिया अपने दर्द को भूल जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ उसे अपने और करीब करता है। दोनों एक दूसरे में खोए थे तभी किसी के कदमों की आहट से सिया अपनी आंखें खोलती है और धीरे से बोली, कोई कमरे में आया है। कुशाग्र तो उसकी बातों को अनसुना कर उसे किस ही कर रहा था। सिया फिर बोली, कोई आया है। इतना बोल कुशाग्र के कंधे को पकड़ खुद से दूर करती है। कुशाग्र अपने सर उठाकर गुस्से से सिया को देखता है। सिया नजरें नीचे कर बोली, सच में कोई कमरे में आया है। कुशाग्र उसे घूरकर देखता है और सिया के होठों पर अपने होठों को रख किस करते हुए बाइट कर देता है। सिया को तेज दर्द होता है पर वो खुद को शांत रखती है। कुशाग्र सिया को छोड़ देता है और देखता है। सिया के निचले होठ पर हल्का सा खून लगा था। सिया अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बिना कुछ बोले बाथरूम से बाहर आ जाता है। वही सिया कुशाग्र को जाते देखती है और धीरे से बोली, सच बोलते हैं ये शैतान ही है। मुझे यकीन नहीं होता है कोई खुद को इतने अच्छे से कैसे जान सकता है। इतना बोल खुद को शीशे में देखती है। अपनी गर्दन पर कुशाग्र के बाइट के निशान देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे में रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुशाग्र बाहर आता है, समाने कुशा को देखता है। कुशा अपने दोनों हाथों को बांधे कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई सिया कहाँ है। कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोली, सिया मेरी वाइफ है तुम्हारी नहीं, जब देखो मुझे एक ही सवाल पूछती हो। कुशा बोली, मुझे पता आपको बार बार मुझे एक बात बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको और सिया को नीचे बुलाने आई हूँ। सरिता माँ ने कहा,
थोड़ी देर में गांव की पंचायत लगाने वाली है, इसलिए आप दोनों नीचे आ जाए। कुछ लोग आ गए हैं। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ चेंज करके। कुशा एक नजर कुशाग्र को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोली, ऐसे कौन सवार लेता है भाई? कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कुशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वैसे अच्छा आइडिया है, मैं भी ट्राई करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल जल्दी से वहां से भाग जाती है। कुशाग्र जाकर गेट बंद करता है और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट उतारने लगाता है। बटन खोल शर्ट नीचे करता है, तभी सिया बाथरूम से बाहर आती है और कुशाग्र की पीठ पर लगी चोट को देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही अपने पीछे कुशाग्र सिया को देख अपनी शर्ट पहन लेता है और उसकी तरफ मुड़ते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, तुम अंदर चेंज कर लो, हमें नीचे जाना है। सिया कुशाग्र के पास आती है और शीशे में उसकी पीठ देखते हुए बोली, अपनी शर्ट उतारिए। कुशाग्र सिया की बातों को सुन जाते हुए बोला, अभी टाइम नहीं है, नीचे जाना है। बाद में इतना बोल जाने लगता है, तभी सिया हाथ पकड़ लेती है और बोली, आपको मेरी कसम यहां से हिलिएगा भी नहीं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। सिया कुशाग्र की बातों को इग्नोर कर शर्ट खोलने लगाती है। कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ लेता है। सिया कुशाग्र की आंखों में देखती है। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए ना में सर हिलाता है। सिया कुशाग्र की हथेली को देखती है, जो जली थी, और फिर कुशाग्र की शर्ट की बटन खोलती है और उसकी शर्ट को उतर देती है। शीशे में कुशाग्र के पीठ देखती है, जहां गहरा घाव था। गहरी चोट के साथ जलने के घाव भी थे, जिन्हें देख सिया की आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। खून की कुछ बूंदें अभी भी निकाल रही थी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।